हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सभा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और इसमें हम करेंगे टॉप एमसीक्यू जो कि आपको आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और इससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस करवा चुकी हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। और कल मैं एक क्लास करवा चुकी हूँ और आज ही हमारी सेकेंड क्लास है, ठीक है। और हमारी सीरीज़ का नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। और इन्हें नाइटहुड की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? तो ये इन्हें 1915 में प्राप्त हुई थी नाइटहुड की उपाधि, ठीक है। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। हम बात करें यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु इन नामों से इन्हें जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना। पहले व्यक्ति थे, पहले एशियाई, पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है ना। पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इन्हें 1913 में साहित्य में, ठीक है ना, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, फिर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था, ठीक है। भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने कब और कहाँ की? तो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी 1901 में पश्चिम बंगाल में। ओके, 1901 में पश्चिम बंगाल में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमारी राजनीति के पंथ निरपेक्ष चरित्रों के लिए प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा भाग है जो कि हमारी राजनीति के पंथ निरपेक्ष चरित्र के लिए प्रदान करता है? तो ये है प्रस्तावना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना 1976 में 42वें संवैधानिक 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना। 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना, 3 शब्द। तो ये 3 शब्द कौन से थे? तो ये थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ओके,
फिर प्रस्तावना, इसका मसौदा तैयार किसने किया था? प्रस्तावना का मसौदा तैयार तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने मसौदा तैयार किया था प्रस्तावना का। ओके, फिर बात करें हम मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ यानी कि रूस से ये लिए गए हैं। ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ये है 1976 में 42वें, ठीक है ना, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कितने 10 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हुए थे। ठीक है ना, 10 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हुए थे। और बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके, मौलिक कर्तव्य यह संविधान के भाग 4A में निहित है और अनुच्छेद 51A में है। ठीक है ना, संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 में ये निहित है मौलिक कर्तव्य। ओके, फिर बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है ना, आयरलैंड से ये लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये निहित है। फिर बात करें मौलिक अधिकार, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार यह संविधान के भाग 3 में निहित है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। और यह अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। ओके, मौलिक अधिकार। तो ये सारी थी डिटेल। तो आप जो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, आप इसके लिए नोट ज़रूर बनाएं। नोट से आपको जल्दी ही चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो नोट इज़ कंपलसरी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक डैश है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। राइट आंसर ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स-ली, यह वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। फिर बात करें टिम कुक, तो टिम कुक यह एप्पल की कंपनी के CEO हैं। ठीक है ना, एप्पल के यह CEO हैं। बिल गेट्स यह माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है। ठीक है, बिल गेट्स यह माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है। और मार्क जुकरबर्ग यह फेसबुक के को फाउंडर है। ओके, फेसबुक के को फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना यह किसने की थी इनमें से? तो यह की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो यह 1905 में की थी। ठीक है ना, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने भारतीय समाज शास्त्री पत्रिका चलवाई। ओके, इन्होंने भारतीय समाज शास्त्री पत्रिका चलवाई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फिर बात करें अब हम यहाँ पे ऑप्शन में, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे।
ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले के राजनीतिक गुरु, तो गोखले के राजनीतिक गुरु थे M.G. रानाडे। M.G. रानाडे यह गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने 1905 में पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। इन्होंने 1905 में पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन और भारत का हीरा और सुकरात नाम से जाना जाता है। ठीक है। नाम से भी जाना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत का ग्लैडस्टोन, भारत का हीरा और सुकरात नाम से इन्हें जाना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका चलवाई। ठीक है। ये सारी थी डिटेल गोपाल कृष्ण गोखले की। ओके। फिर अब हम बात करें लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। यह गरम दल के नेता थे। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी किसने? लाला लाजपत राय ने। और ये गरम दल के नेता यानी कि 3 तुगड़ी में यह शामिल थे। ओके। लाल बाल तिगड़ी में यह शामिल थे लाला लाजपत राय। फिर अब हम बात करें एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट यह एक आयरिश महिला थी। ठीक है। यह आयरिश महिला थी एनी बेसेंट और यह INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना, पहली महिला अध्यक्ष थी। और यह कब बनी थी INC की अध्यक्ष? तो यह बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए कि INC की पहली महिला तो एनी बेसेंट और INC की पहली भारतीय महिला तो ये थी सरोजनी नायडू। ओके। फिर बात करें एनी बेसेंट तो इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ओके। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये थी सारी इन सब के बारे में डिटेल्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। राइट आंसर है ऑप्शन सी पाणिनि, ये अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। फिर बात करें हम बाणभट्ट की, तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये इन्होंने लिखी हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक है। हर्षचरित्र और कादम्बरी। फिर शूद्रक तो इन्होंने लिखा है मृच्छकटिका। पतंजलि तो इन्होंने लिखा है महाभाष्य जो कि अष्टाध्याय पर आधारित है। ठीक है। महाभाष्य इन्होंने लिखा जो कि अष्टाध्याय पर आधारित है। ओके। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, चौथी बौद्ध संगति वल्लभी।
ऊपर दिए गए युग्मों से में से किसका मिलान सही है। तो यहाँ इन चारों में से किसका मिलान सही है ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहला है प्रथम बौद्ध संगीति। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं ताकि आपको ये सॉल्व करने में आसान रहे, ठीक है ना। तो बौद्ध संगीति कितनी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो इसको याद करने की ट्रिक है, ठीक है ना, कहाँ पर हुई थी। तो इसको याद करने की ट्रिक है राजा विशाल है पाटलिपुत्र का, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। राजा विशाल है पाटलिपुत्र का। तो राजा से है राजगृह, फिर विशाल से है वैशाली, फिर पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र, और काश से है कश्मीर, ठीक है। तो राजा विशाल है पाटलिपुत्र का, तो राजा से राजगृह, विशाल से वैशाली, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र और का से कश्मीर, ये इसको याद करने की ट्रिक है। तो अब यहाँ पे हम मैच करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, तो ये सही है। फिर दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, तो यह भी सही है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, तो यह भी सही है। फिर चौथी बौद्ध संगीति, तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, अभी मैंने आपको बताया है कि कश्मीर में हुई थी, पर यहाँ पे दिया है बल्लवी, तो यह ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3, ये तीनों मिलान सही है। चौथी बौद्ध संगीति ये बल्लवी में नहीं हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में ये हुई थी। अब मैं इसको याद करने की ट्रिक बता दूं कि किसने करवाई थी, ठीक है ना। तो ये किसने करवाई थी, चारों बौद्ध संगीति की ट्रिक है, किसने करवाई। तो ए के, तो ए से अजात शत्रु, के से कालाशोक, फिर ए से अशोक और के से कनिष्क, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति किसने करवाई, अजातशत्रु ने, दूसरी कालाशोक ने, तीसरी अशोक ने और चौथी कनिष्क ने करवाई थी। और फिर किसकी अध्यक्षता में, तो इसको भी याद करने की ट्रिक है कि किसकी अध्यक्षता में, ठीक है। तो किसकी अध्यक्षता में करवाई, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है महासभा में मोगली मित्र है अश्वघोष का, ठीक है, महासभा में मोगली मित्र है अश्वघोष का। तो महा से महाकश्यप, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ये हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। फिर दूसरी सभा से सभाकमी, फिर मोगली से, तो ये है मोगली पित्त तिश, ठीक है। फिर मित्र से है वसुमित्र, और चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है ना। तो ये था अश्वघोष, ठीक है, जो कि ये चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष था। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, अध्यक्षता की महासभा में मोगली मित्र है अश्वघोष का, ठीक है। तो महा से महाकश्यप, सभा से सभाकमी, मोगली से मोगली पित्ततिश, मित्र से वसुमित्र और चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष भी थे, तो इनका नाम क्या था, अश्वघोष, ठीक है। तो ये इन्हें अच्छे से आप याद करिएगा और ट्रिक के जरिए करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है जेलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो जेलेपला दर्रा यह है कहाँ अवस्थित है, तो यह स्थित है सिक्किम हिमालय में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम हिमालय में। तो जेलेपला दर्रा यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया था। तो बंगाल का विभाजन यह किसके द्वारा रद्द किया गया था, तो यह रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। और कब रद्द किया गया था बंगाल विभाजन, तो यह 1911 में रद्द
किया गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यह वायसराय था। ठीक है ना, और इसी ने ही बंगाल के विभाजन को रद्द करवाया था 1911 में, और इसने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है ना, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ओके, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी इसने राजधानी। ठीक है, और आखिरी दिल्ली दरबार कब लगा था? आखिरी दिल्ली दरबार, तो आखिरी दिल्ली दरबार यह 1911 में लगा था। ओके, फिर बात करें अब हम यहाँ पे लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो यह वायसराय था, और इसके कार्यकाल में क्या हुआ? तो इसके कार्यकाल में मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर अब हम बात करें लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन इसने ही बंगाल का विभाजन करवाया था। ठीक है ना, बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब करवाया? तो ये करवाया था 1905 में। ठीक है, 1905 में इसने बंगाल का विभाजन करवाया था, और यह लॉर्ड कर्जन यह युवा वायसराय था। ठीक है ना, यह युवा वायसराय था, और इसने बंगाल विभाजन को करवाया था 1905 में। फिर बात करें लॉर्ड लिटन, तो यह सबसे पूर्व वायसराय था। ठीक है ना, इसे सबसे पूर्व वायसराय माना जाता है लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन यह इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की शुरुआत की थी। ओके, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की शुरुआत की थी किसने? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 तक शासन किया, ने डैश की उपाधि धारण की। तो गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गयासुद्दीन बलबन इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन यह नवरोज त्यौहार लाया था। ठीक है, नवरोज त्यौहार या उत्सव की शुरुआत की थी गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई, लौह और रक्त की नीति अपनाई इसने। और बलबन ने इसने सजदा और पैबोस प्रथा अपनाई। ठीक है, सजदा और पैबोस प्रथा अपनाई थी बलबन ने। बलबन इसने दीवान ए अर्ज और दीवान ए बजारत की स्थापना की थी। ठीक है, दीवान ए अर्ज और दीवान ए बजारत की स्थापना की थी। दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग, और दीवान बजारत यानी वित्त विभाग, इसकी स्थापना की थी बलबन ने। ठीक है, और बलबन ने इसने तुर्कान ए चहलगानी को ख़त्म किया था। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी को ख़त्म किया था बलबन ने। ओके, तो ये थी इसके बारे में डिटेल, और जो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता रही हूँ आप इसके नोट ज़रूर बनाइएगा, और नोट से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है लौटने घर्षण में परिवर्तित करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है? तो इनमें से कौन सा एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है? तो यह है नीति आयोग। राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम यह संबंधित है मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने से यह संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा पेश किया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा पेश किया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है? तो इसमें से सामान्य उत्पाद नहीं है क्रेडिट कार्ड। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रेडिट उत्पाद। नेक्स्ट है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में एम.एन. रॉय अबनी मुखर्जी द्वारा डैश में किया गया था। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में एम.एन. रॉय अबनी मुखर्जी द्वारा ताशकंद में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी ताशकंद। नेक्स्ट है सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। तो सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। राइट आंसर ऑप्शन बी सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। नेक्स्ट है बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? तो इनमें से कौन सी जल डमरू मध्य है जो कि श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? तो ये है पाक जल संधि। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो गिनी गुणांक यह यूज़ किया जाता है आय असमानता को मापने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी गिनी गुणांक को आय असमानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।